So hi everyone, this is Abhishek again. Welcome to Focal IS. And हम जैसा कि आपको पहले भी पता है कि ये जो बैच है RO समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की टारगेट 140 प्लस बैच है। डिटेल्स आपको सारी पता हैं और हमने ये भी बात की कि 5th ऑफ दिस मंथ एक नई बैच स्टार्ट हो रही है, सो दैट कि जो लोग ज्वाइन नहीं कर पाए हैं वो लोग भी ज्वाइन कर पाएँ। अभी कुछ क्लासेस 10-12 क्लासेस आपको यूट्यूब पे फ्री दिख रही हैं। ओवर द पीरियड वो सारी क्लासेस आपको नहीं मिलेंगी। दिस इज़ द डिटेल ऑफ द प्रोग्राम। आप पिछली वीडियोज़ में भी जाके देख सकते हैं। तो आज का हमारा आज से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट है, वहीं से डिस्कस स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन विद नाउ देन फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखने की कोशिश की है। तो ये है, भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री स्थापित की गई थी कहाँ पे, ये पूछा गया है। और PCSJ 2023 के प्रीलिम्स के एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ है। द फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री इन इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड इन, तो द प्लेस वॉज पौंडीचेरी। पौंडीचेरी में इस्टेब्लिश किया गया। तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया में सबसे पहला जो यूरोपीय शक्ति आती है, सबसे पहले जो यूरोपियंस आते हैं वो कौन हैं। तो हमें मालूम है कि पुर्तगाल से पुर्तगीज सबसे पहले आते हैं। तो 1503 में एक पर्सन है वास्को डी गैमा, ये इंडिया में आता है और कहाँ पे उतरता है, तो केरला के कैलिकट तट पे ये 1503 में उतरता है। और यहाँ का जो लोकल रूलर है जिसका टाइटल है जमोरिन, ये इसका वेलकम करता है। जमोरिन इसका वेलकम करता है। और इसका हिंदी जो जमोरिन है, जमोरिन एंग्लिसाइज्ड वर्ड है, ब्रिटिशर्स अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाए तो उन्होंने जमोरिन बोल दिया। इसका जो हिंदी टर्म है समुद्रिन है, समुद्रिन। ठीक है, ये याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमको पता चला कि पुर्तगाल है। भारत आने वाला यात्री जो पुर्तगाल देश का नहीं था, सबसे पहला यूरोपियन जो भारत आने वाला जो पुर्तगाल देश का नहीं था, तो अबव ऑप्शन जो गिवन थे उसमें पीटर मुंडी ऑप्शन था। ठीक है, पीटर मुंडी। और ये जो है इंडिया में सूरत से आया है 1628 में। तो 1628 का टाइम जो है किसका है, तो 1628 का टाइम जो है आप हमको कमेंट में बताइए। तो ये शाहजहाँ का टाइम है। 1605 में जो है जहांगीर, अकबर की मौत हो जाती है, उसके बाद जहांगीर देन शाहजहां। ठीक है, तो 1628 में आते हैं। 1630 में ये इंसान जो है ये आगरा आता है। 1629 में आगरा से ये कपड़ों के ट्रेड के लिए पटना जाता है। पटना में ट्रेड वॉज नॉट प्रॉफिटेबल, ही अगेन रिटर्न टू आगरा इन 1631। ठीक है, तो ये इसकी पूरी जर्नी रही है पीटर मुंडी की। 1503 में पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला किला कहाँ बनाया था, तो हमने वास्को डी गामा की बात की। तो ये कोच्चि केरला में ही पहला इन्होंने फोर्ट बनाया था। और ACF RFO जो UPPCS के थ्रू होता है, इसके मेंस में प्रश्न पूछा गया है 2021 में। द फेमस सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास कहाँ था। ठीक है, द ओरिजिनल रेसिडेंस ऑफ द फेमस उर्दू पोइट मिर्जा गालिब वॉज एट, लिखना ज़्यादा सही होगा, यूपी लोअर 2002 में पूछा गया है। तो हिज रेसिडेंट वॉज एट आगरा, आगरा में इनका मूल निवास था। बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई वह थी, तो पुर्तगालियों ने हुगली में अपनी फैक्ट्री बनाई थी। वन ऑफ द फैक्ट्रीज इन द बंगाल एस्टेब्लिश्ड बाई पुर्तगीज वॉज, तो एट हुगली। ठीक है, प्री में 2004 के क्वेश्चन में पूछा गया। तो मैं ये वन लाइनर की तरह से ही डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि अभी थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करना और यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो वी नीड नॉट टू डिस्कस इन दैट मच डिटेल। फर्दर हमको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फिर से पूरा देखनी हमारे इस प्रोग्राम के तहत आएगा, तो हम वहाँ पर भी देखेंगे। उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया, तो जमोरिन है, हमने देखा। द नेम ऑफ द रूलर वेलकम वास्को डी गामा एट कैलिकट, तो हिज नेम वॉज नॉट जमोरिन, जमोरिन वॉज हिज टाइटल, समुद्रिन वॉज हिज टाइटल। PCS लोअर प्री 2013 में प्रश्न पूछा गया है। यूरोपीय समुदाय जिसने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था, द यूरोपियन कम्युनिटी इस्टेब्लिश द फर्स्ट ट्रेड रिलेशन विद इंडिया वॉज पोर्तुगीज। ठीक है, तो ये देखिए, ये 2004 और 7 दोनों में प्रश्न पूछा हुआ है। अब भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं, तो ये अल्बरकोकी थे। ठीक है, तो इनको जो है रियल फाउंडर माना जाता है भारत में। ठीक है, भारत में मुद्रणालय लाने वाला यानी प्रेस लाने वाले प्रथम भी पुर्तगाली थे। प्रेस को इंट्रोडक्शन जो इंडिया में किया है वो पुर्तगीज़ ने ही किया है। और असिस्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वेटर एग्जाम 2015 में ये प्रश्न पूछा गया है। अब बात करते हैं डचों में। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना कहाँ पे था, तो चिंसुरा में इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी। द फैक्ट्री स्टैब्लिश बाय दैट इन बंगाल
वॉज एट चिंसुरा। यूपी लोअर प्री स्पेशल 2008 में प्रश्न पूछा गया है। आप लोगों को काम है कि ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमको बताइए कि ये जो यूरोपीय पावर्स हैं, ठीक है, इनका सीक्वेंस इंडिया में आने का क्या है, वो आपको कमेंट में बताना है। यूरोपियन पावर्स में जैसे पोर्तुगीज़ हैं, डच है, इंग्लिश हैं, देन फ्रेंच हैं, कैसे कैसे कौन कौन आया है। पोर्तुगीज़ के बारे में ये ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले आए हैं और सबसे बाद में गए हैं, राइट। अगला क्वेश्चन है, वह शासक जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट दिया था, दीवानी प्रदान की थी, द रूलर हु ग्रांटेड दीवानी राइट्स टू कलेक्ट रेवेन्यू टू द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज शाह आलम II। शाह आलम II ये थे और 2004 में पूछा हुआ प्रश्न है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासन काल में हुई, तो ये फ्रांस के किंग थे लुई 14, इनके टाइम पे हुआ था, लुई 14 के। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह था। एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन ब्रिटेन और लंदन, हु वॉज द कंटेम्प्रेरी रूलर इन इंडिया। तो हमको पता है कि 1599 में फैक्ट्री का फॉर्म होती है, 1599 में फैक्ट्री फॉर्म होती है, ठीक है, कंपनी ऑफ मर्चेंट्स इन ब्रिटेन लंदन, और इस समय 1599 यानी 1526 से ही राज्य किसका है, अकबर का है, ठीक है, और 1605 तक चलेगा। एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन लंदन, हु वाज द एम्परर ऑफ इंडिया, इट वाज अकबर। तो हमको ये 1599 में कंपनी फॉर्म हुई और इसको 1600 में एलिजाबेथ का चार्टर ग्रांट हो रहा है, एलिजाबेथ का चार्टर ग्रांट हो रहा है। इससे पहले भी ये कंपनी को ये जो है चार्टर मिला था यहाँ इंडिया में ट्रेड करने के लिए, कंपनी का नाम था लेवेनेंट, ठीक है, और ये बेसिकली इसको इंडिया में ट्रेड करने का चार्टर तो मिला था, लेकिन ये जो लेवेनेंट कंपनी है ब्रिटेन की, ये बेसिकली ऑटोमन यानी टर्की वाले रीजन में और मिडल ईस्ट में ज़्यादा इसका बोलबाला था, ये याद रखिए। ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था, तो ये लेवेंट या लेवेनेंट कंपनी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी रिसीव द फर्स्ट चार्टर टू ट्रेड इन इंडिया, लेवेंट कंपनी है, और कानूनगो 2024 वाले में, जो 2014 वाले में प्रश्न पूछा गया है। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना हुई थी, तो असम टी कंपनी की नाम था इसका, बाद में ये असम टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बनी और ये 1839 में बनी है। UPRO 2016 में प्रश्न पूछा हुआ है। कालक्रम अनुसार घटनाओं का सही क्रम बताना है आपको, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज, तो सबसे पहले होता है एनेक्सेशन ऑफ पंजाब, देन सिक्किम, देन बर्मा, देन झांसी। झांसी का एनेक्सेशन कब होता है ये भी आपको बताना है। ये सारे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ईयर वाइज आपको नोट करके रखने हैं। भारत की स्वतंत्रता के पूर्व गोवा आधिपत्य में था, तो हमको सबको पता है कि गोवा जो है आधिपत्य में पुर्तगालियों को था, और गोवा से पुर्तगालीज कब गए हैं ये आपको कमेंट में बताना है। वॉज इट 1967 और सम अदर ईयर, ठीक है, ये आप कमेंट में बताइए, ठीक है, और क्या वो इजीली गए थे और देयर वाज एन वॉर, ये सारी चीज़ें आप लोग हल्का सा देखोगे। तो ये देखो पोस्ट इंडिपेंडेंस का क्वेश्चन है, फिर भी पूछा गया है AE के एग्ज़ाम में, ठीक है। अब जो है एमरजेंस ऑफ ऑटोनोमस स्टेट लाइक अवध, मैसूर, पंजाब और बंगाल के बारे में देखेंगे, ठीक है, इन पे जो प्रश्न बने हुए हैं। तो राजा रंजीत सिंह ने अदालत आला की स्थापना कहाँ की थी, तो रंजीत सिंह ने अदालत आला की स्थापना लाहौर में की थी, ठीक है। राजा रंजीत सिंह इस्टेब्लिश द अदालत आला यानी सुप्रीम कोर्ट इन लाहौर, PCS प्री 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंस है। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था, तो इट वाज मुर्शीद कुली खान, ठीक है, यहीं से ये नवाबी इनकी चालू हो जाती है, इंडिपेंडेंट रूलर हो जाते हैं मुर्शीद कुली खान। द लास्ट सूबेदार गवर्नर ऑफ बंगाल अपॉइंटेड बाय मुगल एम्परर वाज मुर्शीद कुली खान। अगेन UP PCS RO 2021 में प्रश्न पूछा हुआ है। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, तो ये लहना थे, उनके साथ हमेशा रहते थे, उसको उत्तराधिकारी घोषित किया था, और ये भी RO 2021 में पूछा हुआ है। सेकेंड मैसूर वॉर कैसे समाप्त हुआ था, तो इट वॉज एंडेड थ्रू ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, मैंगलोर की संधि के साथ ये युद्ध समाप्त हुआ था, ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला है अंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में विजयी कौन हुआ था, ठीक है। प्रथम आंग्ल में, तो ये प्रथम में हैदर अली हुआ था, दूसरे में ये ट्रीटी हो गई थी। हु वाज विक्टोरियस इन फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, तो इट वाज हैदर अली। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था,
कौन से वॉर में? तो इन बैटल ऑफ पोलिलूर, ठीक है। टीपू सुल्तान डिफीटेड ब्रिटिश आर्मी इन 1780 एट बैटल ऑफ पोलिलूर। वह ब्रिटिश इतिहासकार है जिसने इस विचार का खंडन किया है कि टीपू सुल्तान एक कट्टरपंथी था। तो ये P.E. रॉबर्ट्स हैं। P.E. रॉबर्ट्स सेड दैट द ब्रिटिश हिस्टोरियन हैं ये हु refuted the idea that Tipu Sultan was fanatic. Who was that? हिस्टोरियन, ब्रिटिश हिस्टोरियन है P.E. रॉबर्ट्स। नाउ बंगाल के गवर्नर जनरलों में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से किसका संबंध था? तो एट द टाइम ऑफ द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? तो इट वाज लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस थे। ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली, यह कथन था। तो इट वॉज द सेंटेंस और सेइंग ऑफ महाराजा रणजीत सिंह। उनका एक आंख से वो अंधे थे, ठीक है। और ये सुखर चुकिया मिस्ल के, बेसिकली मिस्ल सिस्टम होता था जो है आपका पंजाब में, मिस्ल सिस्टम, ये सिखों का मिस्ल सिस्टम है। तो मिस्ल जैसे कि एक राज्य दो राज्य छोटे छोटे मिस्लों में बटा हुआ था, प्रांतों में बटा हुआ था, तो उसको मिस्ल कहते थे। तो सुखर चकिया मिस्ल के चीफ थे रणजीत सिंह एंड ही वॉज ब्लाइंड बाई वन आई एंड ही सैड इट वॉज द विल ऑफ द गॉड, ठीक है, इट वॉज द गॉड्स विल दैट आई शुड लुक अप रिलीजन्स विद वन आई और विद इक्वल स्टेचर सो दैट ही टुक माई वन आई, ठीक है। तो ये राजा रणजीत सिंह का कथन था और यूपी पीसीएस मेंस जीएस के फर्स्ट पेपर 2007 में पूछा हुआ प्रश्न है। किस तरह का प्रश्न है आप खुद देखिए। रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था, तो बेसिकली जब दिलीप सिंह का टाइम आएगा तो ये श्रीनगर हाथ से चला जाएगा, ठीक है, राजा गुलाब सिंह के टाइम पे, ठीक है। लेकिन अभी जो है रणजीत सिंह ब्रिटिश ले लेंगे जो है जम्मू और श्रीनगर वाला एरिया, लेकिन रणजीत सिंह के टाइम पे जो है ये श्रीनगर इनके पास में था। सिख राज्य का अंतिम राजा दिलीप सिंह थे, ठीक है। ये 2 बार प्रश्न पूछा है, एक तो 2013 में, 10 में और 11 में। देखिए 3 लगातार पूछा हुआ है। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ द सिख किंगडम? तो इट वाज दिलीप सिंह। नाउ करेक्ट द मैचेस करना है, मैच द फॉलोइंग करना है, सही सुमेलन करना है। तो सूची 1 में संधियां हैं यानी ट्रीटीज़ हैं और सूची 2 यानी लिस्ट 2 में ईयर्स हैं। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हमको पता है कि आफ्टर द ब्रीफ बैटल ऑफ बक्सर इट वाज साइंड इन 1765। तो 2 ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद थी, आपको दोनों को बताना है कि कौन कौन सी थी, ठीक है। तो एक जो है शाह आलम के साथ हो रही है और एक जो है नवाब ऑफ अवध के साथ भी साइन हो रही है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है। और कौन है सेकंड में? तो ये दूसरी तरफ कौन है? वॉज इट क्लाइव और वॉज इट मुनरो, ठीक है, ये आपको बताना है। मंगलौर की संधि और ट्रीटी ऑफ मैंगलोर वो साइन इन 1784। सालबही की 1782, ठीक है, ये इसमें रघुनाथ राव वाला रोल है। ट्रीटी ऑफ मद्रास वो साइन इन 1769। तो दीज वर सम ऑफ द ट्रीटी विद देयर रिस्पेक्टिव ईयर्स। नाउ अब एंग्लो मराठा स्ट्रगल की बात करते हैं। बाजीराव द्वितीय को दी जाने वाली पेंशन नाना साहब को दिए जाने हेतु कौन जो है पैरवी या सिफारिश किया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सामने? Who went to London to plead before the court of director for the pension granted to बाजीराव to be given to नाना साहेब? अब हमको एक चीज़ इस सेंटेंस से यहाँ पता चलती है कि ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया था, ठीक है, ये आपको बताना है कि ये किस एक्ट के थ्रू आया था, ठीक है, क्योंकि इससे पहले हमारे पास एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोल BOC, अब ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहाँ पे? लंदन में जाके ये प्लीड किया था, ये अजीमुल्ला खान ने किया था और 2022 की पॉलिटेक्निक के एग्जाम में पूछा गया हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। नाउ अब यहाँ पे फिर से जो है बैटल्स हैं और उनके ईयर्स हैं। तो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर वॉज फॉट इन 1780 to 84 and second Anglo-French war was fought in 1750 to 54. Second Anglo-Maratha war was fought in 1803 to 05 and second Anglo-Afghan war was fought in 1878 to 80. तो ये आपको ये चारों वॉर्स के सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो भी हैं इन सबको याद करके रखना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर से मैं एक बार इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, चाहे वो मैसूर वॉर हो, फ्रेंच वॉर हो, एंग्लो मराठा वॉर हो, एंग्लो अफगान वॉर हो, ऑल दिस वॉर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द नेम ऑफ बाजीराव पेशवाज एडॉप्टेड सन वॉज, तो हिज नेम वॉज नौना साहेब। और इसी वजह से देखोगे कि बिठूर यानी जो बिठूर का इनका इलाका था जो दिया गया था जहाँ पे इनको पेंशन मिल रही थी कानपुर के पास में, ये भी छीन लिया गया था इनसे और इसी वजह से ये 1857 के वॉर में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, पार्टिसिपेट करते हैं। 2021 के मेंस में पूछा हुआ प्रश्न है। नाउ सिराजुद्दौला वॉज डिफीटेड बाई क्लाइव इन बैटल ऑफ पलासी,
ठीक है। तो क्लाइव ने सिराजुद्दौला को प्लासी में डिफीट किया था, ठीक है। 19वीं शताब्दी में भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था, ठीक है। तो बेसिकली जो 19th सेंचुरी में द फियर ऑफ एक्सपेंशन टुवर्ड्स इंडिया वाज द बेसिस ऑफ एंग्लो अफगान रिलेशन, सही है, ठीक है। तो ये जो अफगान को ब्रिटिशर्स कभी नहीं चाहते थे कैप्चर करने के लिए, लेकिन ये अफगान जो है इनका टैक्टिकल मूव था, क्योंकि इनको लगता था कि रशिया अटैक कर देगा, तो ये पहले इसको एज एन बफर जोन बनाना चाहते थे। और यही रीज़न है कि जो रिंग फेंस पॉलिसी है ब्रिटिशर्स की, रिंग फेंस पॉलिसी भी लाने का यही रीज़न है, ठीक है। रिंग फेंस पॉलिसी भी लाने का यही रीज़न है। आगे देखेंगे क्या है रिंग फेंस पॉलिसी। नाउ another question, next question is the governor general during whose tenure the company East India Company was granted revenue collection rights और दीवानी rights over Bengal, बिहार and उड़ीसा, ठीक है। तो ये शाह आलम के समय में दिया गया था, ठीक है। तो गवर्नर जनरल इस समय क्लाइव था, ठीक है। शाह आलम के समय में दिया गया था और गवर्नर जनरल क्लाइव था, ठीक है। तो ये एक बार करेक्ट कर लेना, वॉज इट शाह आलम और फर्रुख सियर, ठीक है। दोनों में एक बार आप लोग देख लोगे, ठीक है। राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। हु शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर? इट वॉज मीर कासिम हु शिफ्टेड द कैपिटल। नाउ regarding the company East India Company, this statement was made: the company is an anomaly but it is a part of system where everything is anomalous, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की थी, कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ असंगत है। तो ये जीबी मैकॉले का वर्ड है, जीबी मैकॉले, ठीक है। तो ये भी याद रखना। वह स्थान जहां पर प्लासी युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल के नवाब की राजगद्दी दी गई थी, तो इट वॉज मुर्शिदाबाद। बाद में देखोगे कि मीर कासिम अगेन मुर्शिदाबाद से कहाँ ले आएगा? मुंगेर ले आएगा, बिहार के मुंगेर में कैपिटल। द प्लेस वेयर मीर जाफर वॉज प्लेस ऑन द थ्रोन, राजगद्दी, एज द नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर द ब्रीफ बैटल ऑफ प्लासी, तो इट वॉज मुर्शिदाबाद, ठीक है। तो ये आपको इतनी चीज़ें पता है। पोस्ट इंडिपेंडेंस पोस्ट जो मॉडर्न पोस्ट मिडाइवल में भी अच्छे खासे प्रश्न यूपी पीसीएस के विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं, ठीक है। आज थोड़ी सी एनर्जी लो है बिकॉज ऑफ कि कल मैंने थोड़ा सा ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करवाया था, तो इस वजह से आज टुडे आई एम फीलिंग अ बिट लो, तो उसको माइंड मत करना। बाकी ये चीज़ें आप देखते जाओ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सारे क्वेश्चन है जो जहाँ जहाँ पे मार्क कर रहा हूँ कि इसको कर लेना, तो प्लीज़ उसको करते जाओ। महाराजा दलीप सिंह साइंड द डॉक्यूमेंट ऑफ सरेंडर टू ब्रिटिश एम्पायर फॉर द एनेक्सेशन ऑफ पंजाब ऑन मार्च 29, 1894 को ये डॉक्यूमेंट साइन किया गया था जब एक ब्रीफ बैटल हुई थी। तो ये जो श्रीनगर वाला हिस्सा है ये दे दिया गया था गुलाब सिंह को कुछ पैसे लेकर, मतलब रंजीत सिंह से ब्रिटिशर्स ने लेके, ठीक है। एसीएफ 2021 के मेंस में पूछा गया। द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द एनेक्सेशन ऑफ स्टेट्स अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। तो सबसे पहले सतारा को किया, फिर संबलपुर को उड़ीसा में, फिर बागत को 1850 में, फिर उदयपुर 1852, झांसी को 53 में, ठीक है, और नागपुर को 54 में, ठीक है। और यही एक मेजर रीज़न था कि रानी लक्ष्मीबाई का यहाँ पे पार्टिसिपेट करना, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई वॉज द वाइफ ऑफ, किसकी वाइफ है? गंगाधर राव की, और उनके दोनों की कोई संतान नहीं है, तो इन्होंने एक जो है सन को अडॉप्ट किया था। और ब्रिटिशर्स जो है एज पर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो अगर मेल हायर जो है वो आपका खुद का बच्चा नहीं है, बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं है, तो उसको हायर नहीं माना जाएगा और उस स्टेट को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू इनहेरिट कर लिया जाएगा। तो दिस वाज द रूल, ठीक है। लेकिन आप देखोगे कि यहाँ पे अवध को भी जो है हथिया लिया है ब्रिटिशर्स ने, लेकिन अवध को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू नहीं हथियाया जाएगा। इसको मिसमैनेजमेंट के ग्राउंड पे जो है इसको एनेक्स करेंगे ब्रिटिशर्स या डलहौजी, ठीक है। तो कई जगह पे आपको लिखिएगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में दोनों प्रोविजंस हैं, एक तो कि मेल जो आप लेजिटिमेट मेल हायर का ना होना, और दूसरा मिसमैनेजमेंट या जो है वो राज्य को ढंग से ना चला पाना, ठीक है, इनकैपेसिटी की बात करना। लेकिन ये उसमें था नहीं, अगर आप ढंग से वो डॉक्ट्रिन पढ़ोगे तो नहीं है, लेकिन उस पर अवध को हथियाया था। इसमें भी आपको नीचे देखने को मिलेगा उसके डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के एक्सप्लेनेशन में कि मिसमैनेजमेंट डाल रखा है मैंने भी, बट इन रियलिटी मिसमैनेजमेंट वाज नॉट पार्ट ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। तो बिफोर डलहौजी द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज इम्प्लीमेंटेड इन, ठीक, कहाँ पे इम्प्लीमेंट की गई है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने की है इससे पहले मंडावी में, देन कोलाबा में,
जालौन में 1840 में और सूरत में 1842 में। दिस पॉलिसी वॉज आर्टिकुलेटेड बाय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1834। ठीक है, तो ये उतनी डिसिसिव नहीं थी या उतने विस्तार पूर्वक नहीं की। इसको जो विस्तार दिया है या ऑफिशियली ऑफिशिएट किया है वो किया है डलहौजी ने। यूनिफिकेशन ऑफ अवध इन नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस ऑकर्ड इन, तो जो अवध को यूनिफाई कर दिया गया नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में, ठीक है, उसमें आगरा वगैरह सब सम्मिलित कर दिया गया 1877 में। ठीक है, स्टेट डिड नॉट एक्सेप्ट द सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस किसकी है? वेलेस्ली की है, और इंदौर के होलकर ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था। वेलेस्ली गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे 1798 से 1805 तक, और 1798 में ये सबसे पहले निजाम को वार्न करते हैं कि आप जो है फ्रेंच से डिटैच हो जाओगे और इनसे कोई भी संबंध नहीं रखोगे। ठीक है, अलायंसेज, ठीक है, तो फ्रेंच एंड ऑल्सो फॉरवर्ड हैविंग अलायंसेज विद मराठा विदाउट ब्रिटिश कंसेंट। तो अगर हम आपको कंसेंट देंगे तभी। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि निज़ाम ऑफ हैदराबाद कब ये सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट करने वाला? 1798 में, जब सब्सिडरी अलायंस लगाया ही गया। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि मैसूर अंडर टीपू सुल्तान हारने के बाद 1799 में। देन अवध फाइनली सबमिट करता है, अवध 1801 में। तो सब्सिडरी अलायंस क्या है, रिंग फेंस पॉलिसी क्या है और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है, इन तीनों के बीच का बेसिक डिफरेंस जो है वो आपको पता होना चाहिए। आगे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। नवाब ऑफ अवध वाजिद अली शाह, ये 1857 का जब वॉर था उस समय थे, वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज थ्रोन बाई कंपनी इन 1856 ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसमैनेजमेंट इन कैपेसिटी। द रिंग फेंस पॉलिसी इज एसोसिएटेड विद, तो ये वॉरेन हास्टिंग है। तो ये याद रखना, तीन पॉलिसीज़ हैं, रिंग फेंस है, और उसके बाद जो है सब्सिडरी अलायंस है, उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है। तो रिंग फेंस में हमको पता है कि वॉरेन हास्टिंग है, ठीक है, ये पहले गवर्नर जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हैं। ठीक है, फिर जो है सब्सिडरी अलायंस है, ये किसके तहत है? ये वेलेस्ली के तहत है, वेलेस्ली के तहत है, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हमारा डलहौजी के अंदर आता है। ये तीनों का नाम हमको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, रिंग फेंस पॉलिसी। ठीक है, तो रिंग फेंस पॉलिसी 1765 से 1813 तक चली है, और इसको इम्प्लीमेंट करने वाला जो है वॉरेन हास्टिंग है, और ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था 1772 से 1785 तक। ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? बफर जोन बनाना है। बफर जोन क्यों बनाना है? क्योंकि इस समय पे आप अगर देखोगे, हिस्ट्री ढंग से पढ़ोगे, तो फ्रेंच का खतरा नहीं है। ठीक है, फिर भी एक ये मुद्दा था कि हाँ फ्रेंच वाला। तो सबसे पहले आप देखोगे कि ये अवध को कैप्चर करना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे रिंग फेंस पॉलिसी बना रहे हैं। तो अवध के ऊपर बराबर किसका अटैक हो रहा है? तो ये एक तो मराठों का अटैक हो रहा है, ठीक है, और ब्रिटिशर्स को मराठों से बहुत डर है। तो ये मराठों के अगेंस्ट और निज़ाम के अगेंस्ट, प्लस एट सम शॉर्ट जो है रूस के अगेंस्ट, रशिया के एक्सप्रेशन के अगेंस्ट ये रिंग फेंस पॉलिसी लाई गई थी। क्योंकि अगर यहाँ से अफ़गान को डिफीट करके इंटर करते हैं तो यहाँ पे एक डिफेंस देखने को मिलेगा, और यही रीज़न है ये अफ़गानिस्तान पे अटैक करने का भी। ठीक है, तो ये मेन रीज़न था रिंग फेंस पॉलिसी का। द ब्रिटिश अलाइड विद इंडियन स्टेट प्रॉमिसिंग देम मिलिट्री असिस्टेंस। ठीक है, अलाई करते थे इंडियन स्टेट्स को और उनको मिलिट्री की सहायता देने का प्रॉमिस करते थे, लेकिन उसके बदले भी कुछ चाहिए, टेरिटोरियल कंसेशन चाहिए उनको कि हाँ कुछ टेरिटरी हमको दे दीजिए और कुछ फाइनेंसेस भी दे दीजिए ताकि वो मिलिट्री हम मैनेज कर पाएँ। लेकिन ये जो मिलिट्री थी ये परमानेंट मिलिट्री नहीं है, अंदर रिंग फेंस पॉलिसी परमानेंट नहीं है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ वॉर ही यहाँ पे भेजी जाएगी। अवध एंड निज़ाम ऑफ हैदराबाद वेर की अलाइज अंडर दिस पॉलिसी। तो ये चीज़ें याद रखना, अवध और निज़ाम ऑफ हैदराबाद। दूसरा है सब्सिडरी अलायंस, हमने बात की कि ये वेलेस्ली के तहत है, और ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है। 1798 से 1856 तक सब्सिडरी अलायंस का टाइम पीरियड है, और वेलेस्ली का टाइम पीरियड है 1798 से 1805 तक। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कंसोलिडेट ब्रिटिश इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल ओवर इंडियन स्टेट्स बाई परमानेंट मिलिट्री प्रेजेंस वहाँ पे करेंगे। क्या क्या होता था कि परमानेंट मिलिट्री जो है, जो भी स्टेट है, सब्सिडरी स्टेट है, वहाँ पे परमानेंट मिलिट्री स्टेशन कर दी जाएगी कि आपका जो भी है, ठीक है, जो भी सिक्योरिटी है स्टेट का, एक्सटर्नल सिक्योरिटी का सारा कुछ हम देखेंगे। ठीक है, कोई अटैक कर रहा है कुछ भी, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसके लिए हम एक परमानेंट मिलिट्री स्टेशन करेंगे, साथ में उस राज्य में एक रेसिडेंट भी, ब्रिटिश रेसिडेंट जो है भेजेंगे। ठीक है, परमानेंटली उस राजा के कोर्ट में रहेगा।
तो इसमें ये दो चीज़ें हुई। साथ में बोला गया कि ये जो राजा होगा, जो नवाब होगा, ये कोई भी फॉरेन रिलेशन ट्रीटी नहीं साइन कर सकता है विदाउट परमिशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी वेलेस्ली के। ठीक है, तो ये मतलब कोई भी ट्रीटी, फ्रेंडशिप वगैरह कुछ भी करने के लिए इनको परमिशन चाहिए होगी। तो इन रियलिटी पूरा का पूरा इनका जो है ऑटोनॉमी ही छीन ली। ठीक है, ऑटोनॉमी छीन ली और कह रहे हैं कि ये जो सारा मिलिट्री मैनेजमेंट है, इसके लिए जो पैसा दोगे वो आप दोगे, जो पैसे पे करोगे वो आप पे करोगे। तो दिस वॉज सब्सिडरी अलायंस। देन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये कब आई? 1848 में और 1856 तक चलेगी। उसके बाद वॉर होगा, ये ख़त्म कर दी जाएगी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में कौन है? डलहौजी है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, 1848 से 56 तक। इसका ऑब्जेक्टिव है ब्रिटिश टेरिटरी को एक्सपेंड करना। If the ruler died without a male heir or deemed manifestly incompetent or to govern, the state would be annexed by the East India Company। ये वाली लाइन इस पॉलिसी का नहीं है, फिर भी यहाँ पे आप लोग ये याद रखना। तो विदाउट हायर और या वो इनकम्पिटेंट हो। सबसे पहले आप देखोगे कि कौन अनेक्स किया गया, हमने पीछे भी देखा है, सतारा है, झांसी है, नागपुर है, अवध है, संबलपुर है, उदयपुर है। ठीक है, ये यहाँ आपके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं है, पीछे आपको क्रोनोलॉजी में ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, सतारा है, संबलपुर है, भागत है, उदयपुर है, झांसी है और नागपुर है। तो ये क्रोनोलॉजी याद रखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं रेवेन्यू एंड जुडिशियल रिफॉर्म इन ब्रिटिश पीरियड। द रिलीजियस एंडोनमेंट्स एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर, सो दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट इफ यू आर नॉट गिविंग PCSJ एग्जाम। तो रिलीजियस एंडोनमेंट एक्ट ऑफ 1863 और यहाँ से 1890 भी है, 1890 भी है, ये भी याद रखना, दो एक्ट हैं। इनेक्टेड टू इस्टेब्लिश लोकल कमिटमेंट टू ऑब्जर्व द टेम्पल्स। PCSJ 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है, नॉट रिक्वायर्ड फॉर अदर एग्जाम्स। ठीक है, इतना डीप नहीं पूछेगा जाके लॉ रिलेटेड। द प्रोविजन फॉर सेपरेट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज वॉज मेड अंडर विच एक्ट। ठीक है, कौन से एक्ट के तहत सेपरेट जो है प्रोविज़न बनाया गया इंडियन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, इंडियन सिविल सर्विसेज का। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफॉर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं, इसके तहत। और RO के प्री 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। और ये जो है कुछ जो है कोड्स हैं, तो ये जो है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो है CPC है 1859 का। तो एक एक साल का अंतर आप देखोगे। IPC जो है इंडियन पिनल कोड, ये जो है 1860 का है। पुलिस एक्ट है 1861 का और CRPC है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1862 का। ठीक है, तो ये सारे के सारे अब जो ख़त्म हो चुके हैं, अब नए जो हैं क्रिमिनल कोड्स जो हैं और जो सिविल कोड्स हमारे लागू हो चुके हैं, सिविल कोड्स और क्रिमिनल कोड्स लागू हो चुके हैं, उनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। UPPSC AE 2021 में पूछा गया क्योंकि इसी समय नए कोड आए थे। ठीक है, तो अभी भी पूछा जा सकता है। इन द लेटर हाफ ऑफ 18th सेंचुरी द लोकल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंपनी बहादुर पुलिस फोर्स वॉज जनरली नोन एज, तो दरोगा कहते थे। RO के प्री 2021 में पूछा हुआ। फॉर द पर्पज ऑफ आइडेंटिफाइंग क्रिमिनल द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग इम्प्रेशन ऑफ द फिंगर्स वॉज फर्स्ट स्टार्टेड इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो वो बेसिकली फिंगरप्रिंट लेने की प्रैक्टिस सबसे पहले विश्व में कहाँ स्टार्ट की गई? तो ये इंडिया में स्टार्ट की गई थी। ठीक है, और वो किसने स्टार्ट की थी? तो इनका नाम था विलियम हर्शल। ठीक है, AE 2004 में प्रश्न पूछा हुआ है, ये याद रखना। लॉर्ड मैकॉले वॉज रिलेटेड टू, तो ये बहुत ब्रीफ नहीं है, कोडिफिकेशन ऑफ लॉ वॉज करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, अगर मैकॉले की बात करें तो ही वॉज एन लॉ मेंबर। क्या थे? लॉ मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल्स काउंसिल। ठीक है, तो लॉ का कोडिफिकेशन तो ठीक है, इनका काम था ही, साथ में इन्होंने एक मिनट लाया था, ये मिनट लेके आए थे। तो इनको कह सकते हैं कि ही वॉज द फादर ऑफ इंट्रोडक्शन, फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया नहीं कह सकते, लेकिन ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग और प्रमोटिंग इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। तो इसको मिनट को जो है हम मैकॉले मिनट कहते हैं, मैकॉले मिनट कहते हैं। और ये जो है 1835 का मिनट है। तो यहाँ पे थोड़ी सी विस्तार में बात कर लेते हैं, आज मैं विस्तारित कर नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा क्षमा चाहूँगा आप लोगों से। ठीक है, तो हमारा एक एक्ट है, एक्ट ऑफ 1813, ये चार्टर एक्ट है। 1813 के चार्टर एक्ट में बोला गया कि इंडिया में एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए 1 लाख रुपए ग्रांट किए जाए, और 1827 तक ये पैसा नहीं आया। ठीक है, इनको लगा कि भाई कुछ तो इंडियंस चाहिए, इनको थोड़ा बहुत पढ़ाओ लिखाओ ताकि ये ऑफिशियल काम कर सकें हमारा सबऑर्डिनेट की तरह से। 1835 में इस पर्पज़ के लिए एक मिनट पेश किया जाता है, एक ड्राफ्ट कमेटी बनाई जाती है अंडर मैकॉले।
मैकॉले, और इसको मैकॉले मिनट कहते हैं। ये मिनट क्या कहता है कि जो एजुकेशन सिस्टम है इंडिया, यहाँ पे जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, शिक्षा देने की जो भाषा है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो क्या होनी चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि आप किस लेवल पे दे रहे हो, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, हायर एजुकेशन, ठीक है, ये इंग्लिश में होना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश में होना चाहिए। अब जो इंग्लिश पढ़ा ही नहीं है, जो प्राइमरी स्कूलिंग कर चुका है या हायर में जा रहा है, वो इंग्लिश कैसे समझेगा। लेकिन ये इरिस्पेक्टिव, अब ये बोले कि जो ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी की तरह काम करेगा। ठीक है, कि ऊपर के कुछ लोगों को आप एजुकेट करो, ठीक है, ये नीचे जो है फिल्टर करते हुए नीचे के लोगों को एजुकेट करते हुए जाएंगे, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का काम करेगा। ठीक है, तो ये जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का जो इंट्रोडक्शन था, ये मैकॉले मिनट के थ्रू किया गया, ये चीज़ याद रखना। यानी इसने जो मैकॉले मिनट है, इसने डिनाई कर दिया, किस चीज़ को डिनाई कर दिया, मास एजुकेशन को। मास एजुकेशन कैसे पॉसिबल होगा, नहीं होगा ना, तो मास एजुकेशन को डिनाई कर दिया गया। फिर आप देखोगे थोड़ी दिनों बाद 1854 का टाइम पीरियड आता है। अब यहाँ पे एक नया जो है कमीशन गठित किया जाता है, और इस कमीशन को ब्रिटेन से भेजा जाता है, डिस्पैच किया जाता है, इस वजह से इसका नाम है वुड्स डिस्पैच। अब ये वुड्स डिस्पैच में थॉमस वुड्स इज द चेयरमैन। ठीक है, अब ये वुड डिस्पैच 1854 का है, ये याद रखेंगे। अब वुड डिस्पैच क्या कहता है, तो ये जो 1854 का डिस्पैच है, वुड्स डिस्पैच है, ठीक है, ये कहता है कि भाई देखो 3 स्टेजेस में एजुकेशन सिस्टम को इंडिया में बांट दो। एक है प्राइमरी, एक है अपर प्राइमरी या मिडिल, एक है हायर एजुकेशन। इन 3 को बांट दो। कह रहे हैं कि प्राइमरी में जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा, जो पढ़ाने की भाषा होगी, वो वर्नाकुलर होनी चाहिए, यानी लोकल लैंग्वेज होनी चाहिए, वर्नाकुलर। ये कह रहे हैं कि ये जो अपर प्राइमरी है, इसमें वर्नाकुलर के साथ जो है इंग्लिश को मिक्स कर दो, यानी इसको एंग्लो लैंग्वेज बोल दो, एंग्लो जो होना चाहिए। और हायर एजुकेशन के लिए इंग्लिश एज एन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया हम जो है वुड्स डिस्पैच को बोलते हैं, वुड्स को बोलते हैं, थॉमस वुड्स को बोलते हैं, मैकॉले के नेम, ये याद रखना। तो इन्होंने कहीं ना कहीं मास एजुकेशन की जैसी कुछ कॉन्सेप्ट की बात की, लेकिन ऑन ग्राउंड ये रियलिटी नहीं बन पाया। ठीक है, लेकिन इसके बाद से काफ़ी रिफॉर्म आते जाएंगे, सैडलर कमीशन वगैरह है, ठीक है, वो चीज़ें आप देखोगे। तो और क्या बात की इस वुड डिस्पैच में, इसने कही कि हाँ भाई टीचर्स की ट्रेनिंग करवाओ, टीचर्स की ट्रेनिंग करवाओ, वुमेंस एजुकेशन को प्रमोट करो, पहली बार बोल रहे हैं, वुमेंस एजुकेशन को प्रमोट करो, ठीक है, टीचर्स ट्रेनिंग, टेक्निकल एजुकेशन को प्रमोट करो, टेक्निकल एजुकेशन को प्रमोट करो। इसी के साथ में आप देखोगे अगर इससे पहले तो 18 सेंचुरी में 2 जो हैं, इससे पहले देखोगे तो सिर्फ 2 स्कूल हमको देखने को मिलते हैं ब्रिटिशर्स के एफर्ट से। एक जो है जोनाथन डंकन का जो है गर्ल्स स्कूल है, ठीक है, कहाँ पे, और एक कलकत्ता में मदरसा है, कलकत्ता मदरसा, ये वॉरेन हेस्टिंग के समय में। और डंकन जो जोनाथन डंकन के एफर्ट से एक गर्ल्स स्कूल जो है, संस्कृत स्कूल बनारस में खोला जाता है। ठीक है, तो ये 2 एफर्ट हमको इससे पहले देखने को मिलते हैं, इससे पहले एजुकेशन में बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं था। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, द रिलीजियस एनवायरनमेंट हमने देख लिया, यहाँ तक देख लिया। इन द लेटर हाफ ने ये सारी चीज़ें देख लिया, लॉर्ड मैकॉले को देख लिया। ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं। इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। द इंडियन फेमाइन कोड 1883 जो फेमाइन कमीशन है, ठीक है, ये कोड प्रस्तुत करता है। और तो ये फेमाइन कमीशन का नाम है रिचर्ड स्टार्ची कमीशन जो है। स्टार्ची कमीशन जो है फॉर्म किया जाता है 1878 में। तो ये जो स्टार्चे कमीशन है, ये कमीशन को गठित किया जाता है या फॉर्म किया जाता है 1878 में। रिचर्ड स्टार्चे इसके जो है चीफ रहते हैं या हेड रहते हैं। ठीक है, 1878 में 1880 तक ये कमीशन जो है अपना काम करता है, और फाइनली ये रिपोर्ट सबमिट करता है 1883 में। ठीक है, ये कोड आता है, ठीक है, तो ये फेमाइन कोड आता है इसके तहत। ठीक है, तो द फर्स्ट फेमाइन कमीशन 1878 से 80 अंडर रिचर्ड स्टार्चे द फेमाइन कोड केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1883। ठीक है, तो ये कंप्यूटर असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया, तो कोड बाद में आया, कमीशन 78 से 80 के बीच में है, ये याद रखना। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला कोड है, ये भी याद रखना, फर्स्ट कमीशन भी है, पहला कोड भी है। उसको किसको लेके,
कि फेमाइन को लेकर, तो बंगाल में भयंकर फेमाइन आई थी, उस पर ये कमीशन गठित किया गया था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमोडिटी एक्सपोर्टेड फ्रॉम बंगाल इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, तो इट वॉज साल्टपीटर, रॉ सिल्क, शुगर एंड ओपियम। अगर फर्स्ट हाफ ऑफ 17th सेंचुरी पूछ रहा है तो आप जो है सिल्क और कॉटन की बात करोगे, सिल्क एंड कॉटन की बात करोगे। आरओ 2006 में पूछा है, तो इस समय इसको आरओ नहीं करते थे, ULDA और LDA कहते थे, ठीक है। 1918 में MR जैकर ने प्रेजेंट किया था एक सेपरेट रिपोर्ट एज अ मेंबर ऑफ, तो ये इंडियन इंडस्ट्रियल कमीशन के मेंबर थे। फिर आरओ 2006 में पूछा गया है, तो ये MR जैकर अलॉन्ग विद अदर मॉडरेट लीडर्स, किसके साथ, तेज बहादुर सप्रू, VS श्रीनिवासन शास्त्री, इन्होंने एक नया ग्रुप फाउंड किया था या नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन, ठीक है, इंडियन नेशनल INLF इन 1919। जब हमको देखने को मिलता है स्प्लिट विद इन द कांग्रेस ड्यू टू मॉन्टेग्यू रिपोर्ट, तो एक नई पार्टी बनाते हैं। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन के फाउंडर कौन हैं, तो MR जैकर हैं, सप्रू हैं और VS श्रीनिवास शास्त्री हैं, ये याद रखना। The most significant external event that influenced the pace of the national movement in India at the beginning of 20th century was, ठीक है, तो एक्सटर्नल मूवमेंट पूछ रहा है 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में जो इंडियन मूवमेंट को जो है बहुत इम्पैक्ट किया पॉजिटिवली, तो ये रशिया जापान का वॉर था जिसमें जापान हार गया रशिया से 1905 में। और ये जापान यानी एशियन कंट्री की एक जो है यूरोपियन कंट्री पे जो ये विक्ट्री है, या वेस्टर्न कंट्री पे जो वेस्टर्न पावर पे विक्ट्री है, ये बहुत बड़ा मैसेज था फॉर द फ्रीडम फाइटर्स जो कि मूवमेंट में है कि हाँ, ये एक एशियन कंट्री अगर एकजुट हो जाए तो दे कैन डिफीट अ वेस्टर्न पावर, ठीक है। तो दिस वाज द मैसेज, ठीक है। रशियो जापानीज वॉर 1905 में। द फर्स्ट इंडियन टू पास द इंडियन सिविल सर्विसेज वॉज, तो ये सत्येंद्र नाथ टैगोर थे और ये बड़े भाई थे किसके, उन जो है इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले बड़े भाई हैं। 1864 में सिविल सर्विसेज पास किया है और रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई हैं, RN टैगोर की। इतनी चीज़ें याद रखो। तो आज का सेशन मैंने जानबूझ के छोटा रखा था, रीज़न आई हैव ऑलरेडी कन्वेड टू यू, ठीक है। तो दिस इज़ द प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन सब्सक्राइब दिस प्रोग्राम। यहाँ पे आप सब्सक्राइब कर सकते हो बाय पेइंग एट दिस नंबर 7827530282 और QR कोड स्कैन कर लो या डायरेक्ट अकाउंट में पेमेंट कर दो। बाकी जो है डिटेल्स आप इस ईमेल आईडी या इस नंबर पे ही व्हाट्सएप करके हमसे शेयर कर सकते हो। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। 5 मई से एक नया जो है बैच स्टार्ट हो रहा है। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग ट्वाइस थ्राइस, ठीक है, ताकि जो लोग भी इस चीज़ को मिस कर रहे हो दे कैन ज्वाइन दिस, ठीक है। वीडियो कैसी लगी ये भी आप लोग जरूर बताइए, ठीक है। आज थोड़ा सा टेम्पो और एक्सप्लेनेशन में कमी थी, देयर वाज द रीज़न बिहाइंड दैट, एंड फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो एवरीथिंग विल बी शॉर्टेड एंड विल बी ऑनलाइन ऑन ट्रैक। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।